हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरएसपी रोहन सर फिजिक्स के अंदर, जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा गया तो उस पर किस तरीके से टॉर्क लगता है और उस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क की डायरेक्शन हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हम किसी भी एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल को रखेंगे तो उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल के साथ किस तरीके की मोशन होगी। तो ये सारे कंसेप्ट आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर क्या किया था। इन लास्ट लेक्चर वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। मतलब कि हमने कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल लिया, उस पर एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ की और इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमने कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉर्क। सो वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिकल dipole placed in an uniform electrical field। पहले हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि इस पर टॉर्क किस तरीके से लगता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यदि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्लेस पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हो तो क्या उस पर भी टॉर्क लग सकता है, और यदि उस पर टॉर्क नहीं लग सकता है तो फिर उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल के साथ किस तरीके की मोशन होने वाली है इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का रीजन है। यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है वो मैंने कंसीडर किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स यहाँ पर प्लस चार्ज का रीजन रहा होगा और यहाँ पर माइनस चार्ज का रीजन रहा होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल लिया और इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को मैंने इस तरीके से लिया। यहाँ पर मैंने कंसीडर किया ए पॉइंट और यहाँ पर मैंने इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल का कंसीडर किया बी पॉइंट। ए पॉइंट पे मैंने कंसीडर किया है माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे मैंने कंसीडर किया है प्लस क्यू चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिकल डाइपोल की क्या खासियत होती है कि दोनों पोल पर जो चार्जेज होते हैं वो अपोजिट साइन के होते हैं और उन दोनों चार्जेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस है और वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल सिस्टम के साथ, तो वो होती है 2a। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया दिस इज द सेंटर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डाइपोल। और इलेक्ट्रिकल डाइपोल के जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमारी हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट। मैंने यहाँ कंसीडर किया और आप देख भी सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। यदि मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूँ, जो ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पर मैं ये डॉटेड लाइन भी ड्रॉ करूँगा तो वो लाइन भी किसकी होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन होगी। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है मैंने कंसीडर किया वो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो एंगल थीटा डिग्री का ये है वही एंगल यहाँ पर भी थीटा डिग्री का बनेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज से लेकर के प्लस चार्ज तक इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है माइनस से प्लस। और ये डॉटेड लाइन मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर किया क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है ये इन लाइंस के पैरेलल ही तो है, तो ये लाइन भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को ही शो कर रही होगी। तो यहाँ पर इस डॉटेड लाइन के साथ ये लाइन थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैं इस थीटा डिग्री के एंगल को क्या कह सकता हूँ कि दिस थीटा डिग्री का एंगल इज बिटवीन पी वेक्टर एंड
इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल मैंने कंसीडर किया, थीटा डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे मैं ध्यान से यदि देखूँ तो प्लस क्यू चार्ज पर क्या क्रिएट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और किसी भी चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो चार्ज, इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, Q इंटू ई। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यदि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जब इस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा तो वहाँ उसकी भी तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अब आप ध्यान से सोचिए कि ये यहाँ पर कैसा चार्ज है, ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये कैसा साइन है, माइनस, ये माइनस का रीजन है। तो सीधी सी बात है भैया, प्लस चार्ज जो है वो माइनस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर प्लस चार्ज जो है उस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, माइनस की तरफ। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विल बी टुवार्ड्स नेगेटिव एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर भी फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ही होगा। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड माइनस चार्ज पर भी कितना होगा, क्यू ई ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है और माइनस का चार्ज है तो इस पर फोर्स प्लस रीजन की तरफ लगेगा। इट मीन्स द फोर्स ऑन दिस माइनस चार्ज विल बी टुवार्ड्स पॉजिटिव। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि यहाँ इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगा और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगा वो दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है और यदि मैं ध्यान से देखूँ डिफरेंट डायरेक्शन होने के साथ साथ यहाँ पर फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्यू ई और क्यू ई है, यानी कि फोर्सेज का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्सेज का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। यदि मैं यहाँ पर टोटल वेक्टर सम निकालूँ टोटल फोर्स का तो वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्यों जीरो आना चाहिए? क्योंकि यदि मैं यहाँ से नेट फोर्स निकालूंगा तो वो नेट फोर्स क्या होगा, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। मतलब कि यदि मैं इसको F1 मान लूँ, इसको F2 मान लूँ और F1 F2 है तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर ही। तो यहाँ पर यदि मैं F1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ दैट विल बी QE, तो F2 की डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, वो माइनस साइन लेना पड़ेगा, दैट विल बी माइनस QE। तो QE से QE कैंसिल होगा। तो इसका मतलब इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो कितना हो रहा है, वो जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब इस पे फोर्स तो नहीं लग रहा किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल ना तो F1 की डायरेक्शन में जा सकता ना ही F2 की डायरेक्शन में जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है। तो यदि नेट फोर्स जीरो है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन तो कर ही नहीं सकता ना। ट्रांसलेटरी मोशन कब कर सकता था, या तो F1 बड़ा होता तो F1 की डायरेक्शन में ये ट्रांसलेटरी मोशन मतलब F1 की डायरेक्शन में चला जाता, ट्रांसलेशन मोशन कह देते मैं उसे। यदि F2 बड़ा होता F1 से तो ये F2 की डायरेक्शन में चला जाता, लेकिन F1 F2 तो बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि मैं F1 की डायरेक्शन को देखूं और F2 की डायरेक्शन को देखूं और F1 की डायरेक्शन को देखूं, तो यदि मैं इन दोनों की डायरेक्शन को मिलाने की कोशिश करूं, मीन्स इस डायरेक्शन को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, इस डायरेक्शन को भी मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो इनके जो डायरेक्शन है मतलब कि फोर्स ऑफ कांटेक्ट है F1 का F2 का, देखो ध्यान से, हमेशा ही दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हर पॉइंट पर सेम है। इसका मतलब F1 की डायरेक्शन और F2 की डायरेक्शन कभी भी आपस में मीट नहीं कर सकती। जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज है, F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, F1 का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये लाइन है, ये लाइन है F1 का लाइन ऑफ एक्शन। F2 का कौन सा है, F2 का ये है। तो ध्यान से देख रहे हो, F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमेशा ही बराबर है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन तो कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है, द लाइन ऑफ
एक्शंस ऑफ बोथ फोर्सेज आर नॉट मीट, वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, और यदि नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो डाइपोल है इसकी जो सिचुएशन है वो टॉर्क की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि टॉर्क केवल उसी डाइपोल पर लग सकता है, और टॉर्क लगने की सिचुएशन केवल तभी क्रिएट हो सकती है या तो उस ऑब्जेक्ट, उस सिस्टम, उस सिचुएशन पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, दूसरा वहाँ जो फोर्सेज लग रहे हैं उनके जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो कभी भी आपस में मीट ना करें। तो ये दो कंडीशन है, ये जो दो कंडीशन है ये दो ही कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमें पता चल सकता है कि किसी भी डाइपोल, किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी सिचुएशन में हमारा जो है टॉर्क लग सकता है। तो टॉर्क की दोनों कंडीशंस इस डाइपोल के साथ सेटिस्फाइड हो रही हैं, इस सिचुएशन में इस डाइपोल के साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। भाई नेट फोर्स भी जीरो है और जो लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेज हैं वो भी मीट नहीं कर पा रही हैं, तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लगेगा टॉर्क। अब वो टॉर्क लगेगा तो वो टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, उस टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, वो सारा कंसेप्ट अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये उस फोर्स के साथ है, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसके साथ एक डिस्टेंस हमें लेनी है, एक लेंथ हमें लेनी है जो उस फोर्स की डायरेक्शन के साथ कैसी हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। किस डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। भाई फोर्स तो हमें पता है ना, कोई सा भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही तो है, F1 का भी QE है, F2 का भी QE है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें यहाँ पता है। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे मैं कंसीडर कर लूँ कि यहाँ पर मैं F2 ले रहा हूँ, F2, तो F2 की डायरेक्शन ये है, तो यदि मैंने F2 की डायरेक्शन को पीछे की तरफ इंक्रीज किया और इस B पॉइंट से इस डायरेक्शन पर एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ ये पॉइंट बना C। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो AC है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2, तो ये BC क्या AC के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, बना रही है। इसका मतलब F2 जो फोर्स है QE उसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, वो BC है। तो BC तो यहाँ गिवन नहीं है, तो BC को पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे BC को। तो पहले हम यहाँ पर BC को फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि BC ही क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो किसी को भी ले लो, इस QE को ले लो या इस QE को ले लो, लेकिन F2 की डायरेक्शन को लिया है, BC को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, तो ये QE हम यहाँ ले लेते हैं। तो टॉर्क कितना हो गया, QE मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई BC। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर BC फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना BAC है क्या, BAC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल की तो भैया खासियत होती है ना क्या, क्योंकि यहाँ पर यदि हमें कोई एक साइड दी हो और एंगल दिया हो तो बाकी रिमेनिंग दोनों साइड्स हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें, जो गिवन है, गिवन क्या है, AB, और AB यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वो हाइपोटेनियस। यहाँ पर BC निकालना है, BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है। क्यों, BC पर केवल एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा तो AC पे बन रहा है, AC तो यहाँ पे बेस की तरह वर्क करेगा, लेकिन AC तो चाहिए ही नहीं, हमें तो BC चाहिए, और BC परपेंडिकुलर है, AB जो गिवन है वो हाइपोटेनियस है, तो P और H का रिलेशन बन सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर P और H से क्या रिलेशन बनेगा, P/H, और P/H क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर आप साइन थीटा आसानी से कैलकुलेट करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, ये वही है जो निकालना है, और निकालना क्या है, BC निकालना है। हाइपोटेन्यूस क्या है, वो तो 2A है। तो यहाँ पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा साइन थीटा की BC/2A से, तो BC कैलकुलेट होगा, नहीं होगा, BC कैलकुलेट हो जाएगा, और BC कैलकुलेट होकर के कितना आएगा, ये आएगा बच्चा 2A साइन
थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यार मेरे पास ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई जिसकी बहुत चाहत हो रही थी ना कि भैया इसको कैलकुलेट करिए, करते रहिए इसको कैलकुलेट, और कर दिया यार। BC की वैल्यू कितनी निकल गई, 2a sin थीटा निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर BC की वैल्यू को मैं किसके अंदर पुट कर दूंगा, मैं कर दूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट। तो जब इस 1 के अंदर पुट करोगे आप तो यहाँ पर कितना निकलेगा, ये निकलेगा टॉर्क इज इक्वल टू QE मल्टीप्लाई बाई 2a sin थीटा। तो टॉर्क कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया Q इंटू 2a मल्टीप्लाई बाई E sin थीटा। और यू नो दैट, क्या नो दैट कि Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a होता है डाइपोल मोमेंट, यानी कि P। अरे P होता है नहीं होता है भाई, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है फॉर्मूला उसका, चार्ज मल्टीप्लाई बाई 2a। 2a क्या है, वो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, मीन्स डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पे जो Q इंटू 2a है वो क्या हो गया है, वो हो गया है PE sin थीटा। अरे PE के बाद क्या आ रहा है, sin थीटा आ रहा है। और आप जानते हो AB sin थीटा क्या होता है, AB sin थीटा होता है बच्चा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका मतलब टॉर्क जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब आप देखिए टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो सकती है, क्योंकि टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया PE sin थीटा, वेक्टर फॉर्म भी निकाल ली टॉर्क की, क्या आ गई, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर आ गई। कंसीडर करो उसको, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लीजिए इसको, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहाँ पर इसका ना हम डायरेक्शन और फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो आप एक बात तो यहाँ से ये नोट कर ही पाओगे ना कि यार ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये कैसा प्रोडक्ट है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो टॉर्क जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसका मतलब एक बात तो ये समझ में आ रही है कि P वेक्टर और E वेक्टर जो प्लेन बना रहे होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो टॉर्क होगा। यदि मान लो P वेक्टर हमारा I कैप यानी कि x एक्सिस के अलोंग है, E वेक्टर J कैप यानी कि y एक्सिस के अलोंग है, तो जो XY प्लेन बनेगा उस XY प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, वो तो टॉर्क होगा। यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Z एक्सिस, मतलब कि K कैप। तो इस तरीके से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज द कैलकुलेटिव मेथड कि यदि हमें P I कैप E J कैप तो I क्रॉस J क्या होता है, K कैप। तो Z एक्सिस जो होगा उसमें आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क की डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक रूल भी है टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का। अब वो रूल क्या है, अरे वो रूल भी समझ लेते हैं। रूल जो है, अरे एक बात याद रखना भाई, टॉर्क का फॉर्मूला P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है, E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि टॉर्क का फॉर्मूला P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है, E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो पहले रूल समझते हैं। रूल क्या है टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, क्या रूल है, इसको हम कह सकते हैं या तो राइट हैंड थंब रूल बोल दो, क्या बोल दो, राइट हैंड थंब रूल बोलो, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। एक ही बात है, दोनों का मतलब ना अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, राइट हैंड, अरे क्या हो गया भाई, सी की जगह ई बन रहा है, राइट हैंड स्क्रू रूल। अरे दोनों का मतलब सेम है यार। क्या करना है इसमें कि आपका जो P वेक्टर है उसके डायरेक्शन में, यानी कि उसके अलोंग आपका जो राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड है ना, सबका एक ही राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, दो हैंड होते हैं, उनमें से राइट हैंड उठाना है। तो आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को देखो, उन 4 फिंगर्स को ना आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में रख दो, और उन 4 फिंगर्स को डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में रखने के बाद E वेक्टर की तरफ मोड़ दो। जिस डायरेक्शन में थंब रिप्रेजेंट करेगा दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। वही काम करना है। देखो यहाँ पे P की डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को रखा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, ये देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ दिया मैंने 4 फिंगर्स को। थंब कहाँ है, अंदर की तरफ, ये रहा थंब, ये रहा अंदर की तरफ है। दोबारा से देख लो एक बार, इलेक्ट्रिकल ये तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में रख दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ले गए, दिस इज थंब अंदर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर इनसाइड टू दिस प्लेन है। लेकिन यदि ये E क्रॉस P होता
तो इसका मतलब ए की डायरेक्शन में रखते, पी की तरफ ले जाते, टॉर्क बाहर होता। अब एक ही सिचुएशन में दो डायरेक्शन में टॉर्क थोड़ा ना हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में टॉर्क हो सकता है। इसका मतलब ये पी क्रॉस ई होगा, हमेशा ए क्रॉस पी नहीं होगा। तो इस रूल से हम सीधा सीधा टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि हमने टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर वो कैसे निकाला है। पी ई साइन थीटा टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है। अब यहाँ पे हम कुछ पहले कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, सिचुएशंस करते हैं कि यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पे आ रहा है ना साइन थीटा, कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है, तो वो समझेंगे। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। 1 2 3। देखिए स्पेशल कंडीशंस क्या हो सकती हैं। जैसे मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूँ, इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। 0 डिग्री भी कंसीडर करेंगे और 180 डिग्री भी कंसीडर करेंगे। अरे भाई क्या हो रहा है, ये इंक ज़्यादा हो गई है इसमें, इतनी ज़्यादा क्यों डाल दी। चलिए हाथ खराब हो गए पूरे। देखिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या होगा, टॉर्क जो क्या होता है पी ई साइन 0 0। तो टॉर्क कितना हुआ 0। यदि इसका मतलब क्या है कि यदि पी की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही पी वेक्टर है, तो उस पर टॉर्क लगना ही नहीं है। या फिर 180 डिग्री, तो टॉर्क कितना होगा पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0। तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से भी आपका टॉर्क कितना निकलेगा 0। साइन 180 की वैल्यू 0 कैसे हो जाती है, एक बार वो भी सिखा देता हूँ। देखिए साइन 180 को कैसे लिख सकते हो 90 प्लस 90 का मतलब 90 क्रॉस 1 इज और, सो साइन विल बी चेंज इन कॉस, ये पूरा अब हट जाएगा, कॉस 90 और कॉस 90 0। तो टॉर्क यहाँ भी कितना आया 0। तो ये किसने क्या वैल्यूज है, ये है आपकी मिनिमम वैल्यूज ऑफ टॉर्क। तो दीज आर मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, ओके, मिनिमम वैल्यूज। यदि यहाँ पे कंसीडर हम कर लें क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पी ई साइन 90, और साइन 90 क्या होता है भाई, बताओ साइन 90 क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ क्या होता है 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, सो दिस विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 90 पे 1 होती है ना, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर टॉर्क की जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है पी ई मैक्सिमम आई है। तो ये दोनों केस भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कब 0 होगा, कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। अब समझेंगे कि मान लीजिए कि अभी तक तो हमारे पास क्या चल रहा था, हमारे पास था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने डाइपोल को किस में रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा था। अच्छा ऐसा ना कर लें यार, यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लें, तो उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे क्या टॉर्क लग पाएगा। अरे पहले ही समझ में आ रहा भाई, नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ का फोर्स कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जिस तरफ का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल चलने लगेगा। देखिए कैसे, यदि मैं मान लूँ कि मेरे पास क्या है, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अरे बोलिए भैया कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इस तरीके से है। अरे ये आप जानते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यदि आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं समझी है तो राइट डाउन करिए यूट्यूब सर्च बॉक्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बाई रोहन सर। तो पहले वहाँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अरे आप जानते हो ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में गैप कम होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, और जहाँ पर गैप ज़्यादा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, कम होती है
है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कम है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आपका जो है डाइपोल को रखा है, ये आपका हो गया माइनस क्यू, ये आपका हो गया प्लस क्यू, ये माइनस साइन वाला रीजन हो जाएगा, सॉरी प्लस वाला, ये हो जाएगा माइनस साइन वाला रीजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तो कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा F1, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F2। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहाँ ज़्यादा है। और F का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। यहाँ पर मैंने मान लिया QE1, यहाँ पर मैंने मान लिया QE2। और यू नो दैट एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज लेस एज कंपेरिजन टू दिस पॉइंट। सो हियर E1 इज ग्रेटर देन E2, सो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो नेट फोर्स तो जीरो होगा ही नहीं यार, नेट फोर्स तो जीरो होगा ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन जो थी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए टॉर्क लगने के लिए, तो वो तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है। F1 ग्रेटर है, अब F1 ग्रेटर है तो इसका मतलब F1 की डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल कैसी मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। कैसी मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। अरे हम बता रहे हैं ना, कंसेप्ट को बड़े धांसू तरीके से समझा देंगे, बहुत बेहतर तरीके से, तो ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड यदि है तो आपकी कैसी मोशन होगी, डाइपोल के साथ ट्रांसलेटरी मोशन होगी। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम करते हैं कि यदि हम ये समझें कि किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल रखा है और उसके साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, है ना। तो वो अब समझते हैं, ये भी बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ हमें कंसेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पर नए हो तो। फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रह रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो देखिए दो कंडीशन समझते हैं, नंबर 1 इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे इक्विलिब्रियम से क्या समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपका जो सिचुएशन है, आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब जिस पोजीशन पे है हमेशा उसी पोजीशन पे रह रहा है, भले ही उस पर टॉर्क लगे, भले उस पर कोई फोर्स लगे, जिस पोजीशन पे है जहाँ है वहीं रहेगा इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम की भी दो कंडीशन है, क्या, एक अनस्टेबल और एक स्टेबल। स्टेबल का मतलब तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डाइपोल है। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि ये डाइपोल है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इस पर टॉर्क लगे, फोर्स लगे, भले तो टॉर्क ही लग रहा है क्योंकि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लेकर के चल रहे हैं, तो इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने के बावजूद सिचुएशन जो है, पोजीशन जो है डाइपोल की भी वही रहेगी और चार्जेज की भी वही रहेगी। ये चार्ज यहीं रहेगा टॉर्क लगने के बावजूद भी, ये चार्ज भी यहीं रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लेकिन यदि टॉर्क लगने के बाद डाइपोल तो इसी पोजीशन पॉइंट पे रहे, इसी पोजीशन पे रहे, लेकिन चार्ज बदल जाए, यहाँ प्लस क्यू आ जाए और यहाँ माइनस क्यू आ जाए, लेकिन पोजीशन पे वही उसी पे रहे डाइपोल, लेकिन चार्जेस का जो पॉइंट है, ये माइनस यहाँ था अब यहाँ हो गया, मतलब माइनस चार्ज प्लस चार्ज की पोजीशन पे चला जाए और प्लस चार्ज माइनस चार्ज की पोजीशन पे आ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो अब समझेंगे कि भैया ये किस तरीके से है, स्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरीके से है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ हम समझेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, अपने आप समझेंगे कि, और आप खुद से बताओगे कि ये जो कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ वो स्टेबल की हुई या अनस्टेबल की हुई। देखिए कंडीशन नंबर 1, मैंने यहाँ लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यहाँ होगा आपका प्लस रीजन, यहाँ होगा माइनस रीजन। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट। तो ये डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, और इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी कि पी और ई के बीच में यहाँ पर एंगल है कितना, वो है 0 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल।
अब मैंने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, अपनी तरफ से फोर्स लगाया। कैसे फोर्स लगाया कि ये ऐसे रखा है और मैंने इसको इस तरीके की सिचुएशन के अंदर, इस तरीके की कंडीशन के अंदर लेकर के आया, मतलब पी और ई के बीच में कुछ एंगल बना दिया मैंने यहाँ। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये इस तरीके की सिचुएशन में आ गया। देखिए, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये आ गया इस तरीके की सिचुएशन के अंदर, जहाँ पर पी और ई के बीच में कुछ एंगल बन गया, ये वाला, दिस इज थीटा डिग्री का एंगल। पी ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। अब देखिए, प्लस माइनस, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी यूनिफॉर्म है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये भी एफ और ये भी एफ। वही इस पे टॉर्क लगेगा, इस पे जो है टॉर्क लगेगा। क्यों? फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू, और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हर जगह पे सेम, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा। अब बेसिकली जब टॉर्क लगेगा तो ये इधर, ये इधर, अब ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, फिर जाएगा कैसे? ये ऐसे है तो इस पर यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे मूव करेगा? ये करेगा इस तरीके से मूव, यानी कि प्लस क्यू नीचे आने की कोशिश करेगा, माइनस क्यू ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जब ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी? यानी कि जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो एक्सटर्नल फोर्स हमने रिमूव कर दिया, और जो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया तो टॉर्क ने काम किया। टॉर्क प्लस क्यू को नीचे ला रहा है, माइनस क्यू को ऊपर लेकर के जा रहा है। तो क्या कंडीशन आ गई है? दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसका मतलब प्लस क्यू वहीं आ रहा है जहाँ पहले था, तो यहाँ आ जाएगा क्या? प्लस क्यू। यहाँ आ जाएगा क्या? माइनस क्यू। तो ध्यान से देखिए, जहाँ माइनस क्यू था अभी भी माइनस क्यू वहीं है, जहाँ प्लस क्यू था अभी भी प्लस क्यू वहीं है। तो इसका मतलब यदि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो डाइपोल रखा है वो इस तरीके से रखा है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का। तो वो किस तरीके की कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज की जगह पे ही है और प्लस क्यू चार्ज की जगह पर ही है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई है? ये हो गई है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ हो गई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझते हैं। तो यहाँ हम समझ करके चलते हैं। मान लीजिए कि हमने अब की बार एंगल कितना लिया है? ये लिया है 180 डिग्री। देखो कैसे, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ ले लिया मैंने अब की बार प्लस और यहाँ ले लिया माइनस। ध्यान से देखो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, डाइपोल मूवमेंट इधर है, कितने डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का एंगल। अब मैंने इस पर क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब जब मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये प्लस, ये माइनस, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना भैया? हाँ। तो मैं इसको इस तरीके से ले गया एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू। अब देखो माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्योंकि ये तो माइनस है ये प्लस है, तो इस पे फोर्स लगेगा यहाँ, इस पे फोर्स लगेगा यहाँ। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है, फोर्सेस तो अभी भी यहाँ पे 0 होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से रिमूव करूँगा अपना एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे लगेगा क्या? टॉर्क, क्योंकि ना तो कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मिल रही है। देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ एक्शन भी कभी नहीं मिलेंगे, दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेट फोर्स 0 हो गया, टॉर्क लगेगा। तो जैसे ही मैंने अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रिमूव किया तो कैसे हो जाएगा? ये देखो माइनस क्यू इधर जा रहा है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब माइनस क्यू नीचे आने की कोशिश करेगा, प्लस क्यू ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो एट लास्ट सिचुएशन कैसी हो जाएगी कि माइनस क्यू प्लस क्यू की जगह पे आ रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह पे आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस क्यू, यहाँ आ जाएगा प्लस क्यू।
तो ध्यान से देखो, जहाँ प्लस क्यू था वहाँ माइनस क्यू आ गया, जहाँ माइनस क्यू था वहाँ प्लस क्यू आ गया। तो यानी कि देखो डाइपोल की तो पोजीशन अभी भी वही है, यहाँ रखा था वहीं रखा है, लेकिन चार्जेज की पोजीशन चेंज हो गई। तो चार्जेज की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब आपको कंसेप्ट समझ करके जो है पॉइंट नोट करने के लिए जो मिला है वो क्या मिला है कि यदि पी वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा तो वो कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी, और यदि आपका पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आप नए हैं लेक्चर इस चैनल के ऊपर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RSP रोहन सर फिजिक्स। आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में जा सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं RSP रोहन सर फिजिक्स, वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगी। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। और यदि आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत पसंद आया है, आपको कंसेप्ट आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लेक्चर वीडियो को, चैनल को शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं आपका सॉल्यूशन उस डाउट का ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर फैमिली। जय हिंद, जय भारत।